हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 के। ये साथ के साथ न्यूमेरिकल्स हैं और इंतहाई आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बारी बारी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमने जो जो फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सारे आपके इस्तेमाल होंगे अभी आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। अगर आपको याद हो अपना लेक्चर नंबर 1 थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, वहां पर हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था लीनियर एक्सपेंशन का। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो वो बराबर होता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी के। तो डेल्टा एल हमारे पास था चेंज इन लेंथ। इसी तरह अगर एल नॉट की बात करें तो एल नॉट हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ या फिर आप इनिशियल लेंथ बोल लो, और ये डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर है। अब इसी को मजीद हमने ड्राइव किया था और ड्राइव करने के बाद हमने और भी फॉर्मूलाज बनाए थे। जैसे कि हमने बात की थी इसकी एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास है फाइनल लेंथ, एल को डिनोट करते हैं फाइनल लेंथ से, और ये एल नॉट हमारे पास है इनिशियल लेंथ। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। इसी तरह अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो वी से रिप्रेजेंट होगा, और वी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बीटा हमारे पास है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। जिस तरह हमारे पास ये अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट था, तो बीटा हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ये सारा कुछ आप पढ़ के आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 लिया हुआ है तो आपको ये सारी बातें पता है, ये किस किस तरह हमने ड्राइव किया था ये सब आपको पता है। तो आपने चैप्टर नंबर 10 का जो लेक्चर नंबर 1 है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, वहां पर आपने ये फॉर्मूला सारे पढ़े हुए हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो वहां पर हमारे पास था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो Q है हमारे पास रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, और ये हमारे पास है M मास ऑफ अ सब्सटेंस, C हमारे पास था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है लेटेंट हीट वाले लेक्चर के अंदर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MLF। क्यू हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड, एम हमारे पास है मास ऑफ सब्सटेंस, और एल एफ हमारे पास जो है वो है लेटेंट हीट, और ये एफ को आप देख रहे हो छोटा सा एफ बना हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता है, आपने चैप्टर सारा पढ़ा हुआ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है, क्या क्या फॉर्मूला है, किस किस तरह बना है, सब आपको पता है। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा था जो हमारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके अलावा ना एक फॉर्मूला और भी इस्तेमाल होगा, वो इस तरह होगा कि आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहीं पर आपको आ जाएगा ना, तो आप लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एम एल और वी। ठीक है, अब ये वी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपोराइजेशन को, इसके बारे में भी आपको पता है। ये सारे फॉर्मूलाज वो हो गए जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और हमारे आज के न्यूमेरिकल्स में काम भी आएंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात जो कि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल से पहले डिस्कस करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, और इसको हम वो डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो जी बच्चों, यहाँ पर ना अगर आपको याद हो क्लास 9 के अंदर फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि केल्विन एक हमारे पास होता है टेम्परेचर का यूनिट, एक हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम टेम्परेचर को केल्विन में भी करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर भी करते हैं। तो हमारे पास वहां पर एक फॉर्मूला था, अगर आपने केल्विन के अंदर आंसर निकालना है तो आप लिखेंगे सी यानी कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेरे पास है आप कह लें कि 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो मैं क्या करूंगा, K इज इक्वल टू सी की जगह मैं पुट कर दूंगा 10 प्लस 273, तो मेरा केल्विन के अंदर आंसर आ जाएगा 283 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ी हैं क्लास 9 के अंदर। कन्वर्जन केल्विन की वैल्यू को, अगर आपने केल्विन की वैल्यू को निकालनी है तो डिग्री सेल्सियस के अंदर आप क्या करें, 273 को प्लस कर दें तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नई बात सुन लो, जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं ना डेल्टा टी, तो उस टाइम जो वैल्यू हमारी केल्विन में है वही वैल्यू हमारी डिग्री सेल्सियस में होती है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जब आपने फाइंड करना है तो आपका आंसर जो केल्विन में आ रहा है ना वही डिग्री सेल्सियस में आंसर होता है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी नहीं पड़ती। अब मिसाल के तौर पर हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो मेरे पास ना दो टेम्परेचर हैं, लेट्स से मेरे पास एक टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस, T2 टेम्परेचर मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक होगी बात। अब मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर को ना हमने जो लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, वहां पर हमने डिस्कस किया था T माइनस टी नॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको आसान करने के लिए ना T2 माइनस T1 कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक होगी बात। अब हम करेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पर भी देखो ये टी है ना, ये फाइनल टेम्परेचर होता है, ये टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर होता है। इसको मैं अगर इस तरह लिख लूं तो कोई मसले की बात नहीं है, T2 माइनस T1 हो गया आपकी आसानी के लिए, जस्ट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब हम डेल्टा टी निकालते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर ही, तो T2 मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस T1 मेरे पास है 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी मेरे पास आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन्हीं वैल्यूज को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करता हूं, और कन्वर्ट करने के बाद मैं चेंज इन टेम्परेचर निकालता हूं। हम ये नोट करेंगे कि जो आंसर हमारा यहां पर आया है ना 10,
तो 10 आंसर ही केल्विन के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं इसको। देखो मैं अगर बात करूं T1 की, तो मैंने T1 को ना कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 10 + 273, ये जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ लगाऊंगा मैं 10 + 273, ताकि मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने जो 10 लगाया ना, ये लगाया मैंने डिग्री सेल्सियस ये वाला, और 273 इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 283। ठीक है, 283 केल्विन बन गया। क्या बन गया? T1। अब मैं T2 की बात करता हूं, तो मैं करूंगा 20 + 273, तो ये मेरे पास बन जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, T2 मेरे पास बन गया अब 293 केल्विन। अब मैंने निकालना है अपना चेंज इन टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा डेल्टा T लिखूंगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 - T1। तो डेल्टा T मेरे पास क्या आ जाएगा 293 - 283, 293 केल्विन - 283 केल्विन, तो आंसर मेरे पास आ गया 10 केल्विन। तो आपने नोट किया चेंज इन टेम्परेचर, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकाल लो या फिर आप केल्विन में निकाल लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अब न्यूमेरिकल्स में जब हम ये काम करेंगे ना, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो जाना आपने। तो ये हमारे पास था इसका इंट्रोडक्शन, और मजीद कुछ बातें नहीं, बस ठीक है। इंट्रोडक्शन में सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब न्यूमेरिकल्स हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। हम यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाह रही है। ये हमारे पास एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, एक्सपैंड्स, वो फैल रही है 0.02 मीटर, यानी कि चेंज इन लेंथ उसके अंदर आया है इतना। हम कहते हैं कि इसमें लेट से इतना चेंज इन लेंथ आया है जो कि है 0.02। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, अब एक टेम्परेचर ये दिया हुआ है, अगला टेम्परेचर ये दिया हुआ है। अब समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है। कहता है 1 मीटर की हमारे पास लेंथ की रॉड है, उसका टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो एक्सपैंड हुई है इतनी 0.02। कब हुई है? जब उसका टेम्परेचर हमने 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब हम कहेंगे जो हमारे पास इनिशियल लेंथ थी वो हमारे पास L0 थी, ठीक है, जो 1 मीटर है। अब जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि लेंथ में कितना चेंज आया, वो हमारे पास है डेल्टा L। अगर मैं कहूँ कि ये टोटल पहले इनिशियल लेंथ और जो चेंज इन लेंथ आया उन सबको इकट्ठा करके पढ़ूं, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास L है, यानी कि फाइनल लेंथ। अब ये आपको रफ सा जो स्केच बनाया ना मैंने, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डाटा लिखते हैं कि जो बुक ने हमें यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। हमारे पास जो इनिशियल लेंथ बुक ने दी हुई है वो दी हुई है 1 मीटर, दिस वन, ठीक है, ये 1 मीटर दी हुई है, तो हम लिखेंगे L0 इज इक्वल टू 1 मीटर। आगे लिखा हुआ है, कहता है एक्सपैंड्स बाय 0.02 मीटर, यानी कि चेंज इन लेंथ जो है ना डेल्टा L, वो हमारे पास है 0.02 मीटर्स। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करना है, कहता है कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते होते हैं अल्फा। तो हमने अल्फा फाइंड करना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? हम कहेंगे एज वी नो अल्फा इज इक्वल टू, आपको याद है ना, अभी हम इससे पहले ही देख के आए हैं फॉर्मूला सारे। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर L0 डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा टी आ गया। क्या हमारे पास डाटा के अंदर डेल्टा टी गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा टी, जिसको हम बोलते होते हैं चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। और डेल्टा टी बराबर किसके होता है? ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T2 - T1 के। अब T2 हमारे पास क्या है 120, और हमारे पास T1 क्या है 20, तो ये हमारे पास बन गया 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन एक मिनट के रुक जाओ, अभी हम कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं कि जब चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो जो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा वही केल्विन में आंसर आएगा। तो मैं कह सकता हूं और 100 केल्विन, कह सकता हूं ना मैं, ये बिल्कुल कह सकता हूं। तो डेल्टा टी मेरा 100 केल्विन हो गया। अब बस हमने क्या करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे डेल्टा एल की वैल्यू, जो कि हमारे पास है 0.02। यहाँ पर यह आ जाएगा 0.02, किस में है? मीटर्स के अंदर है। डिवाइड करेंगे L0, L0 हमारे पास है 1 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? डेल्टा टी से, जो कि हमारे पास है 100 केल्विन, ठीक है। ये 100 केल्विन डेल्टा टी हमारे पास है। अब आपने क्या करना है, जब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या आएगा? 100 ही आ जाएगा। अब इससे पहले एक काम कर लो, मीटर मीटर से कट गया ऊपर नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.02 ओवर 100 केल्विन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको करना है डिवाइड। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.0002, ठीक है। 3 0 है, फिर 2 आ रहा है। अब जब ये केल्विन ऊपर को आएगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा ये पर केल्विन, के -1 इस तरह।
अच्छा जी, अब बुक का आंसर मैच करने के लिए ना हम एक काम करेंगे, याद करेंगे क्लास 9 वाला साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम 10 की पावर बना लेते हैं इसको। अच्छा, वो किस तरह बनाएंगे? अब आपने नोट करना है कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारी 10 की पावर माइनस में आ जाती है, और जितना आगे शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट्स आगे शिफ्ट करेंगे, उतनी ही पावर बन जाती है। तो मैं अगर 2 के बाद शिफ्ट करूं, मैं लिखूं इसको अल्फा इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिखूंगा? पहले तो पता लग गया मुझे, माइनस में लिखूंगा क्योंकि मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं डेसिमल। और कितना शिफ्ट किया मैंने? 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट्स आगे मैंने अपना डेसिमल शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगी। ठीक होगी ये बात? तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर केल्विन। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, और ये ही वैल्यू है ना बुक ने आंसर निकाला हुआ है, तो हमने बुक का आंसर भी इससे इसके साथ मैच कर लिया है। तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आप क्या करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अगर आता है तो आ ही जाएगा स्क्रीनशॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी जो है ना, यानी कि इसका मतलब है कि इसने इसका वॉल्यूम दिया हुआ है एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। हम साथ साथ लिखते जाते हैं डाटा। तो 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर कितने का होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना आप। ठीक है, वॉल्यूम लिख रहे हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेके आएंगे। है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, तो हम करेंगे T1 है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? यानी कि हमने फाइनल वॉल्यूम यानी कि V फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड में हम लिख देंगे फाइनल वॉल्यूम, ये हमने फाइंड करना है एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमने टेम्परेचर इसका 80 डिग्री पर पहुंचा दिया तो उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा? यानी कि फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, एज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कहता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो वैल्यू है ना पानी की, यानी कि बीटा की वैल्यू, वो हमें यहाँ पर दी गई है, और वो दी गई है कितनी? यहाँ लिखा है मैंने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा, और बीटा इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, और यहाँ पर लगाया हुआ है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो जो अल्फा की वैल्यू, जो बीटा की वैल्यू आपके पास पर केल्विन में होगी, वही पर डिग्री सेल्सियस में भी होती है। तो ये भी बात याद रख लेना। ठीक है, तो केल्विन के अंदर भी, पर केल्विन के अंदर भी यही वैल्यू है पानी की। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बातें। अब चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं हम, जो कि होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और ये बन जाएगा हमारे पास 80 माइनस 20, जो कि हमारे पास बनता है 60। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको केल्विन में नहीं लिख रहा, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसने जब कॉफिशिएंट की वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तो हम टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं। तो बस ये बात याद रख लेना। इसलिए अब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि 60 डिग्री सेल्सियस बराबर है 60 केल्विन के। मत करना है काम, यहाँ पर ही ब्रेक लगा लो बस। अब कैलकुलेशन करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और ये हम फॉर्मूला अभी देखकर भी आए हैं, और हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी ये चीजें डिस्कस की थी। बस वैल्यूज पुट कर दो आप। V इज इक्वल टू V0। V0 की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा ये इन स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, ये V0 होता है। ठीक है, अब ये V0 कर लो। तो V0 हमारे पास है 1000, थोड़ा प्यारा करके लिखते हैं इसको 1000, 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, यूनिट्स वगैरह मैं नहीं लगा रहा क्योंकि कैलकुलेशंस हमारी खराब हो जाती हैं इससे। आप यूनिट्स ना लगाना, एंड पर यूनिट लगा लेना बस। जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिट अरेंज कर लेना और वो बना देना है। तो हम लिखेंगे बीटा हो गया, और साथ में हम डेल्टा टी की लगाएंगे वैल्यू, जो कि हमारे पास 60 थी। बस अब आपने क्या करना है, ये जो बीटा की वैल्यू है ना 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ। जब आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, पहले हम लिख लेते हैं इसको, V इज इक्वल टू 1000 1 प्लस, ठीक है, ये वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0126। अब इसके अंदर अगले स्टेप में मैं 1 को प्लस कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू 1000। जब मैंने 1 प्लस किया तो बनता है ये 1.0126। अब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम था उसको भी मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, तो मैं इसका आंसर भी, अब फाइनल वॉल्यूम का आंसर भी मैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही लूंगा। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आपने कब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है? जब आपको जरूरत होगी। अब अगर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया जाता है ना बीटा की वैल्यू,
केल्विन के अंदर, पर केल्विन के अंदर, तो फिर आप इसको इस सी को ना लिखते, आप लिखते हैं 60 केल्विन लिख लेते आप इसको, ठीक है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है, कोई इजाफी काम नहीं करना। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। कहता है स्टील रॉड, एक स्टील की रॉड है, इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ जिसको हम एल नॉट से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 2 मीटर, एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है तो T1 लिखूंगा इसको मैं और लिख दूंगा 20 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब लीनियर एक्सपेंशन का जो कॉफिशिएंट है यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो इसने यहाँ पर दी है, वो कहता है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, ठीक है। केल्विन में नहीं दी, डिग्री सेल्सियस में लिखी हुई है, इसलिए हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे ना जब, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे नहीं, सिंपल डिग्री सेल्सियस में रहने देंगे। अब फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर T2 हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, जिसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी का आंसर मेरे पास आ जाएगा 100 माइनस 20, जो कि बनता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गया। बस अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी फाइनल लेंथ क्या है। तो फाइनल लेंथ जो हमारे पास होती है सिंपल एल से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट से, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से, फाइनल को एल से। अब इसका फॉर्मूला क्या बना है हम देख के आए हैं, लेक्चर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास इसका बनता है फॉर्मूला। बस अब कोई इजाफी काम नहीं है, जस्ट आपने इसकी ना वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2, देखो यहाँ देख सकते हो 2 वैल्यू है। 1 प्लस एल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, अल्फा आ गया और डेल्टा टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा टी का आंसर निकाला था हमने 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये बन जाएगा एल इज इक्वल टू 2, अब 1 प्लस, अब मैं क्या करूंगा इसको और इनको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आया है जी 0.000096। अब जीरो ज्यादा हो रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने क्रॉस चेक कर लिया कैलकुलेटर के साथ, तो इसका आंसर फिर मेरे पास यही बनता है। जब मैंने इसको 80 से मल्टीप्लाई किया 0.000 तीन जीरो है फिर 96 है। अब बस हमने क्या करना है, L इज इक्वल टू 2, अब इसको 1 को इसके साथ ऐड कर देना है। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो बनता है मेरे पास 1.00096। अब मैं जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.00192। इन जीरो जीरो ने मुझे पागल कर दिया लेकिन खैर कोई नहीं। अब ये लेंथ है तो मीटर्स में आंसर लगा देंगे हम, ठीक है। कैलकुलेशंस के साथ साथ यूनिट लाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस एंड में देखो कि आप आंसर किसका निकाल रहे हो। आप आंसर अगर लेंथ का निकाल रहे हो तो मीटर लगा दो, सिंपल। अब बस बुक से आंसर इसका जो करने के लिए ना, कि जो बुक ने आंसर निकाला हुआ है वो करने के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 2.002 मीटर्स। राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स के अंदर। अब ये देखो ये मेरे पास जो डिजिट है ना ये 5 से बड़ा है, तो जब ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला जो है ना एक डिजिट इजाफा हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो फिर 2.00 और ये 2 लगा दिया मैंने। तो ये सारा गन जो है ना मैं थोड़ा सा रेस कर लूँ ताकि आप प्रॉपर्ली इसको नोट भी कर लें। ठीक है जी, ये लाइनें शाइनें मैं रेस कर देता हूँ और बाकी ठीक है, बाकी कुछ मिट ना जाए। चलें ठीक है, बस आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि साथ साथ आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इसके साथ साथ ही हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं 10.4। कहता है स्टील ब्रिज, एक स्टील का पुल है, एक्सपैंड कर रहा है बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि गर्मियों में ना हॉट समर के अंदर वो एक्सपैंड कर गया, चेंज इन लेंथ उसके अंदर आ गया 5 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगा चेंज इन लेंथ जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, प्यारा से लिखते हैं इसको, डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्यारा फिर भी नहीं लिखा गया लेकिन चलो समझ तो आ रहा होगा ना। इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड, कहता है कि ओरिजिनल जो लेंथ थी ना ब्रिज की वो थी 100 मीटर, यानी कि ओरिजिनल लेंथ एल नॉट वो हमारे पास थी 100 मीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज यानी कि डेल्टा टी हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो डेल्टा टी पूछ रहा है क्या होगा। इससे पहले आगे जाने से पहले हम एक बात और देख लें, जो 5 सेंटीमीटर हमारे पास है ना इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। अब कैसे हमें याद रहेगा कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो आप देखो हमें ना इस स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर ये भी लेंथ दी हुई है और ये भी लेंथ दी हुई है। तो हमारी एक लेंथ जो है ना वो मीटर में है, अगली लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है। तो हमने ये, हमारे पास एक जनरल रूल होता है कि हमने जब एक ही क्वांटिटी की 2 वैल्यूज दी हो तो उसका यूनिट हमने सेम करना होता है, इसलिए अब हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे।
क्लियर होगी ना बात। अब बस सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप करेंगे 5/100 मीटर, जो कि आपके पास बन जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, ये डेल्टा एल की वैल्यू बनती है 0.05 मीटर। यहां तक हो गया बात क्लियर। अब हमें दिया हुआ है डेल्टा एल हो गया, एल नॉट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। अब हम लगाएंगे अल्फा वाली वैल्यू। ठीक है, अल्फा का जो फॉर्मूला हमारे पास था हम लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो, लेकिन इससे पहले काम और भी करना है, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लें हम। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। आपने फाइंड क्या करना है, डेल्टा टी फाइंड करना है। डेल्टा एल आपके पास है, एल नॉट आपके पास है, ये अल्फा भाई साहब नहीं है। इन अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी स्टेटमेंट पे दोबारा। कहता है स्टील ब्रिज, यानी कि स्टील के पुल की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे स्टील की, और ये हमें कहां पर मिलेगी, ये हमें मिलेगी हमारी बुक का पेज नंबर 3 है यहाँ पर। यहाँ देखो स्टील की वैल्यू दी हुई है उन्होंने अल्फा की 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, और किस में दी हुई है, पर केल्विन में। अगर मैं इसको पर डिग्री सेल्सियस में भी लिख लूं तो कोई मसले की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें पढ़ के आ चुके हैं कि जो अल्फा की वैल्यू या जो बीटा की वैल्यू पर केल्विन में होती है, पर डिग्री सेल्सियस में भी वही होती है। अब मैं इसको पर डिग्री सेल्सियस में कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस अल्फा की वैल्यू स्टील की बनती है। क्लियर है बात। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको 10.4 वाला जो न्यूमेरिकल है ना, उसकी स्टेटमेंट की तरफ। अभी स्टेटमेंट हमने लिखी थी, लेकिन इसका अब आंसर एक बार आप देख लो ना, तो वो आंसर निकाला हुआ इन्होंने पर डिग्री सेल्सियस के अंदर। यहां पर अगर आप नोट करो, यहां अगर आप नोट करो, इसका आंसर 10.4 का आंसर निकाला है इन्होंने पर डिग्री सेल्सियस में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा की वैल्यू भी पर डिग्री सेल्सियस में ले लूंगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो आंसर है ना वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा उसकी तरफ। हम लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा किसका, अल्फा ऑफ स्टील, डाटा के अंदर लिखना है आपने ये। ठीक है, अल्फा ऑफ स्टील ये आपके पास बनता है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग पर केल्विन, और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गंदा थोड़ा सा होगा, दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग भी लिख लो आप, और जो है ना न्यूमेरिकल में जो यूज होगी वो वैल्यू उस तरह भी आप लिख सकते हो। कोई मसले की बात नहीं है, जो वैल्यू अल्फा की केल्विन के अंदर होती है वही डिग्री सेल्सियस में होती है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उस तरह करना है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा काम आपका। अब बस अब आपने क्या करना है, इसको एक डेल्टा टी को अलग कर लेंगे हम। तो हम करेंगे डेल्टा टी और अल्फा की वैल्यूज आपस में रिप्लेस कर लेंगे। हम ऊपर ले जाएंगे डेल्टा टी, और नीचे ले आएंगे डेल्टा एल, तो वैसे ही आ जाएगा ना ऊपर वाला, नीचे ले आएंगे एल नॉट और अल्फा को। बस अब हमारा फॉर्मूला अरेंज हो गया। फॉर्मूला अरेंज करने के बाद हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा एल की वैल्यू क्या निकाली आपने, 0.05, 0.05। ठीक है, यूनिट्स ना लिखना, साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो बेहतर है। मेरा तो यही मशवरा है, और मैं हमेशा से यही पढ़ाता आया हूँ कि आपने यूनिट्स न्यूमेरिकल के साथ साथ नहीं सॉल्व करने। यूनिट्स को आप जस्ट एंड पे पुट करो, जो चीज आप फाइंड कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट निकाल लो। यहाँ पर मैं डेल्टा टी फाइंड कर रहा हूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के 2 यूनिट होते हैं, एक केल्विन होता है, एक डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने वैल्यू चूंगा डिग्री सेल्सियस में लिया ना, तो मैं वही वैल्यू एंड पे पुट कर दूंगा, तो टेम्परेचर निकालूंगा डिग्री सेल्सियस के अंदर में। ठीक है ना, बस यही काम करूंगा मैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम एल नॉट की वैल्यू जो कि थी 100 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.05, वैसे ही रहना दो ऊपर, और नीचे थोड़ी सी ना कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। किस तरह करेंगे, 1.2 आप लिख दो ये वाला, और ये जो हमारे पास 10⁻⁻5 है ना, और ये 10⁻2 बनता है जो, यानी कि 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻2, और 10⁻⁻5 ये वाला, इसको लिख लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद करते हैं ताकि हमें प्रॉपर नंबर मिल जाए बोर्ड में। 0.05 ओवर 1.2 नीचे मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बेसेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो 2-5 बन जाएगा ये। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 ही लिखा है वैसे, ये 5 ही है ये। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.05 ओवर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। क्लियर है बात। अब बस इतना करने के बाद अब एक काम करो, और कैलकुलेटर में से आप इसका आंसर निकालो। कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं भी करता हूँ सॉल्व आपके साथ ही। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 41.666। बहुत सारे 6 आ रहे हैं, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ और 41.67, ठीक है, राउंड ऑफ करके 67 बन जाएगा ये। और ये बुक से आंसर भी हमारा मैच हो गया। यहाँ पर लगा दें आप पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी लगा दें पर डिग्री सेल्सियस, और ये भी लिख देना साथ में 41.67 केल्विन, ये भी लिख देना। ठीक है, आपको अगर याद रहता है ना बोर्ड में कि आपने केल्विन में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, ये तो याद नहीं ना रहेगा कि बुक के पीछे आंसर क्या था, तो फिर आपने केल्विन भी लिख देना है और डिग्री सेल्सियस भी लिख देना है। आपकी मर्जी है ये।
तो यहाँ तक हमारे पास ये जो कॉन्सेप्चुअल सा थोड़ा सा सवाल था। ये कॉन्सेप्चुअल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर इन्होंने घुमाया हुआ हमें। तो बस ठीक है, समझ आ गई ना बातें आपको, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। बस आपने क्या करना है, अगर ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है तो आपको एल्फा ऑफ स्टील आना चाहिए। देखने से ये न्यूमेरिकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्लियर होगी बात? इसकी प्रैक्टिस करना, अल्फा ऑफ स्टील आपको आना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्यू फाइंड करना है हमने। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड के अंदर हम क्यू हमने फाइंड करना है। टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर रेज करने के लिए ऑफ 2 kg आयरन बार, यानी कि मैस ऑफ आयरन बार, मैस रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। एम हमें दिया हुआ है 2 kg फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर ये है और फाइनल डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस वो ये है। तो हम लिखेंगे इनिशियल T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल T2 वो हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, यानी कि सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू हमें दी गई है 450 जाउल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी गई है हमें, किसकी? आयरन की। तो हम वो सारी वैल्यूज हमारे पास इकट्ठी हो गई है, बस अब हमने आंसर निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला, एज वी नो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब Q हमने फाइंड करना है, M की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, ये पता नहीं गंदा क्यों लिख रहा है इतना। M की वैल्यू हमारे पास है 2, मल्टीप्लाई करेंगे C से, C हमारे पास है 450, ठीक है, 450। और डेल्टा टी हमारे पास, डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1, डाटा के अंदर निकालना है इसको आप, ठीक है। तो T2 है 100, T1 है हमारे पास 20, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 80 बन जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस बन गया, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस मैंने चूंकि यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने केल्विन में दी हुई है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ और 80 केल्विन, ठीक है। खुद जेन लगाना है, दिमाग से सोचना है खुद कि कब हमने केल्विन लेके आना है, कब नहीं लेके आना। तरीका बताया जा रहा हूँ बार बार मैं। जब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू पर केल्विन में दी गई होगी, तो आपने अपना चेंज इन टेम्परेचर भी केल्विन के अंदर लेके आ जाना है। अगर आपको वो डिग्री सेल्सियस में दी गई होगी, तो आपने उसको डिग्री सेल्सियस के अंदर ही लेके आ जाना है। बस ठीक है ना, इतना समझ गए हो ना? अच्छे बच्चे बनो और जो है ना मेरी बातों को पिक करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर ना हम लगाएंगे डेल्टा टी की वैल्यू, जो कि बनती है 80। अब आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80 करो, मैं भी करता हूँ आपके साथ। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है Q इज इक्वल टू 72,000। अब चूंकि ये जो Q है ये हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्लास 9 में पढ़ा था हमने, जाउल होता है, तो जाउल लगा देंगे हम। अब बुक से आंसर मैच करने के लिए छोटा सा काम और करते हैं, हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू 72, ये 1000 है, लिखते हैं हम इसको 1000, ठीक है, जाउल। एक स्टेप और करेंगे, Q इज इक्वल टू 72, Q इज इक्वल टू 72, 1000 है, इट मीन्स के 10 की पावर 3 जाउल है। एक स्टेप और कर लो बस, Q इज इक्वल टू 72, 10 की पावर 3 हम बढ़ के आ चुके हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ये होता है किलो, तो हम लिख देंगे इसको किलो जाउल। तो हमारे पास 72 किलो जाउल जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो ये बुक से आंसर ही मैच हो गया हमारा, तो यहाँ पर ना हम इसको करते हैं खत्म। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लेना तो वैसे ही सॉल्व कर लिया होगा तो वेल एंड गुड। बस हम चलते हैं अब आगे। अब हम करते हैं 10.6, कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट आपको चाहिए है टू मेल्ट द 500 ग्राम ऑफ आइस। 500 ग्राम मैस दिया हुआ है आइस का एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस जो कि मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, इसी टेम्परेचर पर आइस रहेगी और कंप्लीटली अपने आप को कन्वर्ट करेगी लिक्विड के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैस ऑफ आइस हमें गिवन है 500 ग्राम, तो m इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब ये ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। अच्छा जी, किलोग्राम में कन्वर्ट करने का क्या ऐसी जरूरत पड़ गई हमें? तो हम यहाँ पर देखते हैं ना, देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें यहाँ पर गिवन है किसमें? जाउल पर किलोग्राम के अंदर। तो हम इसीलिए मैस को भी किलोग्राम के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास दोनों यूनिट्स बराबर हो जाएं। तो 500 ग्राम को अगर हमने किलोग्राम में करना है तो हम करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे लिख देंगे केजी। तो 2 जीरो ऊपर हैं, 2 जीरो नीचे कट जाएंगे, 5/10 रहेगा जो कि बनता है 0.5 किलोग्राम। तो मैस ऑफ आइस हमारे पास है आधा किलो, 0.5 केजी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें स्टेटमेंट के अंदर ही दिया हुआ है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल पर किलोग्राम। अब हम करते हैं क्या? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हीट रिक्वायर्ड पूछा है, क्यू पूछा है, तो क्यू का आंसर निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ के आए हैं और अभी देख के भी आए हैं हम स्टार्टिंग में। हम लिखेंगे यहाँ पर पहले एज वी नो
एज वी नो Q इज इक्वल टू एम एल वी, ठीक है, लैटन सॉरी एम एल एफ, लैटन हीट ऑफ फ्यूजन एम एल एफ हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एम कितना है 0.5 है, और एल एफ हमारे पास कितना है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू, मैं भी मल्टीप्लाई करता हूँ इसको अपने कैलकुलेटर में, तो ये मेरे पास आंसर बनता है 168,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम Q निकाल रहे हैं, Q हमारे पास क्या है, हीट है, और हीट एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट हमारे पास होता है जाउल, तो हमने यहाँ पर जाउल लगा दिया। अब बुक से आंसर मैच करने के लिए छोटा सा काम हमने और करना है, हम ये करेंगे Q इज इक्वल टू 168, ठीक है, ये 3 जीरो है यानी कि 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जाउल। अब 10⁻³ क्या होता है, किलो होता है, तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू 168 किलो जाउल। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ इसको नोट भी कर लें, बहुत सिंपल था, हमने बस मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज को, एक दोनों वैल्यूज हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाने के लिए उसने 0 डिग्री से ही 0 डिग्री ही पूछा था, यानी कि 0 डिग्री पर आइस है और 0 डिग्री पर रहते हुए ही वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी वाटर के अंदर। अब हम चलते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, ये न्यूमेरिकल हमारा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से रिलेटेड, कहता है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड आपने बतानी है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्यू बताना है, तो हम टू फाइंड में क्यू लिख देते हैं, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहते हुए 1 kg हमारे पास पानी है, ठीक है, उसने अपने आप को कंप्लीटली कन्वर्ट करना है वेपर्स के अंदर, यानी कि वेपोराइज होना है। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ वाटर जो कि हमें गिवन है, वो गिवन है 1 किलोग्राम। अब देखो किलोग्राम में वैसे ही इन्होंने दे दिया, तो कन्वर्जन करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल पर केजी, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो आप क्या लगाएंगे एल वी, और इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, तो लिखेंगे एज वी नो, पुराना वही फॉर्मूला लैटेंट हीट वाला वही दोबारा लगा देंगे, हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एम एल, वहां पर F लगाया था फ्यूजन की वजह से, वेपोराइजेशन की वजह से यहाँ पर V लगा देंगे, बस अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। Q इज इक्वल टू एम 1 मल्टीप्लाई बाय 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं भी मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि क्या ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको 1 को आप इससे ज़रब देंगे तो यही आंसर आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक हो गया। अब ये Q है, हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, तो हम यहाँ पर जाउल लगा देंगे। बस एक काम बुक से आंसर मैच करने के लिए छोटा सा काम और करना है, हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2.26, ये 10⁻⁶ ना मेगा होता है, ये कहाँ पढ़ा था आपने, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंदर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मेगा जाउल, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने यूनिट्स के लेकर परेशान नहीं हो जाना, मैंने पहले भी कहा था, आपने कैलकुलेशंस के दौरान यूनिट्स पुट नहीं करने, क्योंकि इससे कैलकुलेशन खराब होने का खतरा है। आप जस्ट एंड पर यूनिट पुट करना, किस तरह करना है आपने देखना है कि आप फाइंड क्या कर रहे हो, जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हो ना उसका ऐसा यूनिट आपको आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप उसका यूनिट पुट कर लो। अगर आप मुझसे कहोगे कि ना सर ये किस तरह हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ये जाउल पर किलोग्राम था, ये कहाँ चला गया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली कि किस तरह ये हुआ है। देखो हमने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू एम एल वी, ठीक है, हमारे पास जो m था ना वो था 1 किलोग्राम, अगर मैं यूनिट्स के साथ लिखता हूं तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा एलवी से, जो था 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल पर केजी। अब देखो 1 केजी हमारे पास +1 वाला है, कुछ भी नहीं होती, पावर 1 होती है ना, और एक -1 वाला है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में। अब क्या बचा बीच में, हमारे पास बचा Q इज इक्वल टू ये 1 बचा, और ये वैल्यू जाउल के साथ बची, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू से, क्या बनता है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और जाउल यूनिट था ना वो लगा दिया यहाँ पर। यही तो यहाँ पर हमने काम किया है, यही तो हमने काम किया है, बस हमने यूनिट्स पुट नहीं किए, और आपने करने भी नहीं है, ठीक है, नंबर पूरे लेने हैं, तो आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप उस तरह कर लें, और तो आपकी गलती के भी चांसेस नहीं रहेंगे, और एंड पे आपको यूनिट की भी गलती आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, ये आपको पक्के हो जाएंगे। अब मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, अभी एंड स्क्रीन पर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की आपको लेक्चर्स की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तरतीब से आप लेक्चर्स ले सकते हैं वहाँ पर जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।